नमस्कार, वेलकम बैक। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अपनी इस ऑनलाइन क्लास में। कल की क्लास में हमने पढ़ा था अल्फा क्षय, बीटा क्षय और गामा क्षय के बारे में, और आज अपने बात करने वाले हैं अल्फा, बीटा और गामा कणों के गुणधर्म की कि इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं। तो सबसे पहले अपने जानेंगे कि अल्फा किरणों के गुणधर्म क्या होंगे। तो अल्फा किरणों के लिए फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट प्रॉपर्टी कि जो अल्फा कण होता है वो एक धन आवेशित कण होता है। कैसा कण होगा? धन आवेशित। और अल्फा कण का प्रतीक चिन्ह कैसा होता है? ये 2He4, इस प्रकार का प्रतीक चिन्ह होता है एक अल्फा कण का। दूसरी प्रॉपर्टी की अपनी बात करें तो अल्फा कण जब भी किसी नाभिक से निष्कासित होता है तो उस नाभिक के द्रव्यमान में 4 की कमी हो जाती है, जबकि उसके आवेश में 2 की कमी हो जाती है, यानी कि उस नाभिक के अंदर 2 प्रोटॉन हैं वो कम हो जाते हैं। तो उस जो नया नाभिक बनेगा उसका जो द्रव्यमान होगा वो तो 4 कम हो जाएगा, जबकि उसका आवेश होगा वो पूर्वोत्तर नाभिक का 2 कम हो जाएगा, यानी कि प्रोटॉन की संख्या है वो 2 कम हो जाती है। कुल मिलाकर के बात ये हो गई कि जब भी किसी नाभिक से अल्फा कण निष्कासित होता है तो हमेशा नाभिक के द्रव्यमान में परिवर्तन होता है, कमी आती है। तीसरे रूल की यदि अपने बात करें तो जब भी अल्फा कण किसी नाभिक के विखंडन से निकलता है, जब भी अल्फा कण किसी नाभिक के विखंडन से नाभिक के अंदर से निकलता है तो इन अल्फा कणों का जो वेग होता है वो 1.4 गुणा 10⁻7 मीटर प्रति सेकंड से 2.8 गुणा 10⁻7 मीटर प्रति सेकंड तक होता है। और ये जो वेग होता है वो लगभग प्रकाश के वेग का 0.05% हमें प्राप्त होता है। किसका प्रतिशत हो गया? ये c का प्रतिशत हो गया, यानी कि प्रकाश का वेग कितना होता है? 3 गुणा 10⁸, तो ये लगभग 0.05% हमें प्राप्त होता है प्रकाश के वेग का। नेक्स्ट, यदि अपने बात करें कि अल्फा कण जो है वो धनावेशित कण है। यदि आप इस अल्फा कण को गैस से भरे हुए चैम्बर में से गुजारते हो, मतलब कि अल्फा कण का आपतन यदि गैस पर करवाया जाता है तो ये अल्फा कण क्या करेगा? गैस में विद्यमान जो भी परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन हैं उन इलेक्ट्रॉन को ये अपनी एनर्जी प्रदान करेगा। अल्फा कण के पास ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है, बीटा और गामा की तुलना में बहुत ज़्यादा एनर्जी ये रखते हैं। तो जब ये अल्फा कण इस गैस के अंदर विद्यमान इलेक्ट्रॉन को प्रदान करते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन को निष्कासित कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में आ गया। मतलब ये जो गैस हो गया वो आयनित हो गया, इलेक्ट्रॉनों को आयनन ऊर्जा के तुल्य ऊर्जा मिल चुकी है और इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में आ गया है। तो अल्फा कण के पास आयनन क्षमता भी होती है, यानी कि ये किसी भी गैस को आयनित कर सकते हैं, उसके इलेक्ट्रॉन को गैस से बाहर निकाल देते हैं। और यदि अपने इस आयनन क्षमता की बात करें तो इनकी जो आयनन क्षमता होती है वो बीटा वाले कणों की तुलना में तो 100 गुना होती है, जबकि गामा कणों की तुलना में 10,000 यानी कि 100 गुना 100 10,000 गुना अधिक होती है। मतलब अल्फा कण के लिए जो आयनन क्षमता होती है या गैस को आयनित करने की जो क्षमता होती है वो बीटा की तुलना में 100 गुना अधिक होती है, और गामा की तुलना में डबल 100 गुना यानी कि 10,000 गुना अधिक होती है। तो आयनन क्षमता यदि अपने अल्फा, बीटा और गामा की बात करें तो सबसे ज़्यादा किसके पास होती है? अल्फा कणों के पास होती है। नेक्स्ट, अपने यदि इसकी प्रॉपर्टी की बात करें तो इसकी भेदन क्षमता को समझते हैं कि इसकी भेदन क्षमता कितनी होगी। जो अल्फा कण होता है वो थोड़ा भारी नाभिक होता है, वेटफुली होता है बीटा और गामा की तुलना में। क्यों? क्योंकि इसका द्रव्यमान 4 होता है, ये 2He4 हीलियम नाभिक होता है। तो ये बीटा, और बीटा में क्या होता है? बीटा में हमने कल समझा था कि बीटा में इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन होता है, केवल प्लस या माइनस बीटा अक्षय जिसको हम बोल देते हैं, और गामा सिंपल किरणें होती हैं। तो कुल मिलाकर के अपने पास ये जो भेदन क्षमता है वो सबसे कम किसकी होगी? अल्फा कणों की होगी। क्यों? क्योंकि इसका द्रव्यमान ज़्यादा होता है, अतः वो किसी भी पदार्थ के अंदर से पारगमित आसानी से नहीं हो पाता। तो इसकी भेदन क्षमता होती कितनी है? बीटा की तुलना में तो 1/100 गुना, जबकि गामा की तुलना में 1/100 गुना यानी कि 10,000 गुना।
तो इसकी आयनन क्षमता बीटा की तुलना में 100 गुना और गामा की तुलना में 10,000 गुना, जबकि इसकी भेदन क्षमता इसका जस्ट ऑपोजिट होती है। भेदन क्षमता होती है बीटा की तुलना में तो 1/100 गुना, यानी कि 100वां भाग बीटा का, और गामा की तुलना में 10,000 गुना कम होती है। तो ये बात हो गई इसकी भेदन क्षमता की। अब यदि अपने इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें तो जो अल्फा कण होते हैं वो फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करते हैं। मतलब कि यदि ये क्या करेंगे, ये फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करते हैं। मतलब ये हो गया कि यदि अपने पास एक पर्दा है, एक स्क्रीन है, जिसके ऊपर जिंक सल्फाइड का लेप यदि हमने कर दिया तो वो इसके ऊपर चमक या प्रदीप्ति उत्पन्न करेंगे, चमक पैदा करेंगे। तो ये क्या करेंगे, ये फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करेंगे, अर्थात जिंक सल्फाइड युक्त पर्दे पे ये चमक पैदा करते हैं। अब अल्फा कणों की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी अपने पास आती है कि अल्फा कणों का जो ऊर्जा स्पेक्ट्रम होता है वो विविक्त रेखिक होता है, रेखिल स्पेक्ट्रम होता है। इनका ऊर्जा स्पेक्ट्रम कैसा होगा, इनका जो ऊर्जा स्पेक्ट्रम होता है वो विविक्त रेखिल होता है। मतलब क्या हो गया, मतलब ये हो गया कि एक अपने पास नाभिक है, इससे जब भी अल्फा कण का निष्कासन होगा तो ये अल्फा कण है वो कंटिन्यूअस निष्कासित नहीं होंगे। एक अल्फा कण के पश्चात जब भी दूसरा अल्फा कण निकलेगा उसमें थोड़ा टाइम डिले होगा, समय पश्चात होगी, समय लगने वाला है, कुछ समय पश्चात फिर अल्फा कण निकलता है। उसके पश्चात जब नेक्स्ट अल्फा कण निकलेगा तो थोड़े टाइम अंतराल के बाद निकलेगा। यानी कि इनका जो ऊर्जा स्पेक्ट्रम होता है वो कैसा होगा, विविक्त रेखिक होगा। ये ठीक वैसा ही परिघटना होगी जैसा कि अपने हाइड्रोजन परमाणु से इलेक्ट्रॉन निष्कासन को समझा था कि जब भी इलेक्ट्रॉन उत्तेजित हाइड्रोजन परमाणु में जो ऊर्जा निष्कासन, ऊर्जा स्पेक्ट्रम को हमने समझा था, उसमें क्या था कि जब भी इलेक्ट्रॉन उत्तेजित ऊर्जा स्तर से मूल ऊर्जा स्तर में आता है तो ही वो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। ठीक उसी प्रकार से अल्फा कण का भी सिस्टम यही होता है। जब भी नाभिक का विखंडन होता है तो ये एक बार उत्तेजित ऊर्जा स्तर में चला जाता है। नाभिकों के भी बहुत सारे ऊर्जा स्तर होते हैं। जिस प्रकार से परमाणु की कक्षाओं के ऊर्जा स्तर होते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन परमाणु की पहली कक्षा का एनर्जी लेवल होता है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दूसरी का -3.4, तीसरी में -1.5, -0.85। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में उनके एनर्जी लेवल होते हैं। ठीक उसी प्रकार से नाभिकों के भी बहुत सारे ऊर्जा स्तर होते हैं। नाभिक भी उत्तेजित अवस्थाओं में जाते हैं, फिर मूल अवस्थाओं में आते हैं। तो ये अल्फा कण का जो ऊर्जा स्पेक्ट्रम होगा वो विविक्त रेखिक होगा, और इसी विविक्त रेखिक के आधार पे ये सिद्ध होता है कि नाभिकों के बहुत सारे ऊर्जा स्तर होंगे। यदि इनके ऊर्जा स्तर नहीं होते तो फिर यहाँ से कंटिन्यूअस अल्फा कण निकलता, तो ऊर्जा स्पेक्ट्रम वो सतत बनना चाहिए था, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। इनके भी बहुत सारे ऊर्जा स्तर होंगे, जिसके कारण जो अल्फा कणों का निष्कासन होगा और उसका जो ऊर्जा स्पेक्ट्रम बनेगा वो कैसा बनेगा, विविक्त रेखिक ऊर्जा स्पेक्ट्रम बनता है। अब इसकी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी और आती है कि जो अल्फा कण होता है वो धन आवेशित कण होता है। कैसा कण होता है, धन आवेशित कण होता है। तो यदि इसको अपने विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में इसको रख दे, फॉर एग्जाम्पल कि ये अपने पास एक रेडियो एक्टिव पदार्थ है कुछ इस प्रकार से, और यहाँ पे हमने क्या लिया कि ये पॉजिटिव प्लेट है, विद्युत क्षेत्र की बात कर लें, और ये नेगेटिव प्लेट है, यानी कि यहाँ पे विद्युत क्षेत्र है। यहाँ से जो भी अल्फा कण निकलेगा, अल्फा कण कैसा है, पॉजिटिव है, तो ये किस प्लेट की ओर विक्षेपित होगा, नेगेटिव की ओर विक्षेपित होगा। इस प्रकार से ये अपने पास जो भी अल्फा कण निष्कासित होते हैं वो किस प्लेट की ओर विक्षेपित हो जाते हैं, नेगेटिव प्लेट की ओर विक्षेपित होंगे। क्यों, क्योंकि ये खुद धनावेशित कण हैं जो कि नेगेटिव की ओर आकर्षित हो जाते हैं। तो फिर ये तो बात होगी विद्युत क्षेत्र की। ऐसा ही चुंबकीय क्षेत्र में भी होता है। चुंबकीय क्षेत्र के अंदर जो चुंबक होता है उसके दो सिरे होते हैं, एन और एस। एन जो होता है वो प्लस होता है और एस जो होता है वो माइनस होता है। तो यहाँ पे आप एन सिरा यदि चुंबक का रख देते हो, यहाँ पे एस सिरा यदि चुंबक का रख देते हो, तो ये एस सिरे की ओर आकर्षित होते हैं। कुल मिलाकर के बात ये हो गई कि अपने प्रॉपर्टी नंबर 8 की बात करें तो जो भी अल्फा किरणें या अल्फा कण होते हैं वो बाह्य विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर वो विक्षेपित होते हैं। वो हमेशा नेगेटिव प्लेट की ओर आकर्षित होते हैं, क्योंकि उनका खुद का जो चार्ज होता है वो कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। अब अपने यदि नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें तो जब भी
अल्फा कण किसी पदार्थ पे टकराएगा तो वो उस पदार्थ को भेद नहीं पाएगा, उससे पारगमित नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि अल्फा कण की जो भेदन क्षमता होती है वो बहुत कम होती है। तो क्या करता है, अल्फा कण के पास बहुत सारी ऊर्जा होती है। जब भी अल्फा कण किसी पदार्थ पे जाके टकराता है तो फिर वो अल्फा कण अपनी एनर्जी उस पदार्थ को प्रदान करता है और ये पदार्थ गर्म हो जाता है और उसमें प्रभाव प्रदर्शित करता है। यानी कि अल्फा कणों के कारण नोमी प्रॉपर्टी की यदि मैं बात करूं तो अल्फा कण या अल्फा किरणें जो होते हैं वो उसमें प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं। अर्थात वो पदार्थ गर्म होगा, गर्म होने के बाद उसमें तरंगें निकलेंगी, अर्थात उसमें प्रभाव है वो प्रदर्शित होगा। तो ये अपने पास अल्फा किरणों या कणों के गुणधर्म है। तो क्या हो गया, ये धनावेशित कण होते हैं और इसके निष्कासन के कारण जो नया नाभिक बनता है उसके द्रव्यमान में 4 की कमी, जबकि आवेश में 2 प्रोटॉन की कमी आती है। इसका जो वेग होता है वो 1.4 से 2.8 के मीटर पर सेकंड के बीच में होता है और इनकी जो आयनन क्षमता होती है वो मैक्सिमम होती है। ये बीटा की तुलना में 100 गुना, जबकि गामा की तुलना में 10,000 गुना किसी भी गैस को आयनित कर सकते हैं और भेदन क्षमता इसकी सबसे कम होती है। और ये फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करते हैं, यानी कि जिंक सल्फाइड युक्त पर्दे पे चमक पैदा करते हैं। और इनका जो ऊर्जा स्पेक्ट्रम होता है वो विविक्त रेखिक होता है, जिससे ये सिद्ध होता है कि जो भी नाभिक होता है उसके बहुत सारे एनर्जी लेवल होते हैं और ये उसमें प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं। एंड इम्पोर्टेंट कि इनको यदि बाह्य किनको अल्फा किरणों को बाह्य विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया जाए तो ऐसा करने पर ये विक्षेपित हो जाते हैं, ये नेगेटिव टर्मिनल की ओर या नेगेटिव प्लेट की ओर गति करना शुरू कर देते हैं। तो ये है अपने पास अल्फा किरणों के गुणधर्म। अब अपने बात करेंगे बीटा कणों के गुणधर्म की। तो अपने पास नेक्स्ट टॉपिक होगा बीटा कणों के गुणधर्म। बीटा कणों के गुणधर्म। तो बीटा कणों के गुणधर्म है वो क्या क्या होंगे उसको समझने के लिए अपने पॉइंट फर्स्ट की बात कर लेते हैं। जो बीटा कण होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, क्योंकि बीटा अक्षय 2 प्रकार का होता है, प्लस बीटा प्लस और बीटा माइनस। तो बीटा कण में यदि अपने बात करें बीटा माइनस के लिए तो बीटा माइनस अक्षय के अंदर तो इलेक्ट्रॉन का निष्कासन होता है, जबकि बीटा प्लस अक्षय के अंदर पॉजिट्रॉन का निष्कासन होता है। ओके, तो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो 1.6 10 की पावर माइनस गुणित नेगेटिव, और पॉजिट्रॉन की बात करें तो यही मान प्लस में निकल के आता है। ओके, तो सेकंड प्रॉपर्टी, जब भी किसी नाभिक से बीटा कणों का निष्कासन होगा तो द्रव्यमान संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो भी नया नाभिक बनेगा उसकी द्रव्यमान संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कल हमने इसको अच्छे समीकरण में देखा भी था, परंतु उसका जो आवेश है, उसका जो प्रोटॉन संख्या है उसमें इकाई परिवर्तन हो जाता है, 1 का परिवर्तन हो जाता है। यदि आप बीटा माइनस अक्षय की बात करते हो तो नया जो नाभिक बनता है उसके प्रोटॉन की संख्या 1 बढ़ जाती है, जबकि बीटा प्लस अक्षय की यदि आप बात करते हो तो नए बनने वाले नाभिक में 1 प्रोटॉन की संख्या है वो कम हो जाती है। यानी कि प्रोटॉन संख्या में इकाई परिवर्तन होता है। ओके, तीसरी प्रॉपर्टी की यदि अपने बात करें तो ये जो बीटा कण होंगे वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही चार्ज के होंगे। तो ये क्या होंगे, बाह्य विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में, बाह्य विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर विक्षेपित तो जरूर होंगे, लेकिन बीटा प्लस किस प्रकार विक्षेपित होगा, बीटा प्लस यानी कि पॉजिट्रॉन। तो यहाँ पे अपने पास सपोज दैट ये एक रेडियो एक्टिव पदार्थ है यहाँ पे, और यहाँ पे ये हमने ले लिया एक विद्युत क्षेत्र या यूं समझ लेंगे चुंबकीय क्षेत्र। तो यदि बीटा प्लस की बात करते हैं तो बीटा प्लस खुद पॉजिटिव है, तो ये किसकी ओर जाएगा, ये नेगेटिव की ओर जाएगा। इस प्रकार से ये कौन से कण है जी, ये बीटा प्लस यानी कि पॉजिट्रॉन है। ओके, या यूं कह लो ये ई प्लस है पॉजिट्रॉन। यदि आप बीटा माइनस अक्षय करवाते हो तो इलेक्ट्रॉनों का निष्कासन होता है, तो वो इलेक्ट्रॉन किस प्रकार गति करेंगे, वो जाएंगे पॉजिटिव प्लेट की ओर, क्योंकि वो नेगेटिव चार्ज के होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो पॉजिटिव की ओर जाते हैं, जो पॉजिट्रॉन होते हैं वो नेगेटिव की ओर जाते हैं। कुल मिलाकर के बात ये हो गई कि जब भी बीटा क्षय होता है तो बीटा कण भी बाह्य विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित अवश्य होते हैं। नेक्स्ट अपने इसकी चौथी प्रॉपर्टी की बात कर ले तो ये कण भी चार्ज रखते हैं, इनका भी आवेश होता है, इनके पास भी ऊर्जा होती है, तो ये भी गैस को आयनित करने की क्षमता रखते हैं।
इनके पास भी अपनी आयनन क्षमता होती है, लेकिन आयनन क्षमता होती कितनी है? अल्फा कणों की आयनन क्षमता बीटा की तुलना में 100 गुना थी, तो बीटा की आयनन क्षमता अल्फा की तुलना में 1/100 गुना, और गामा की तुलना में 100 गुना अधिक, यानी कि बीटा कणों के पास जो आयनन क्षमता होती है वो अल्फा की तुलना में 1/100 गुना होती है, जबकि गामा की तुलना में 100 गुना अधिक होती है। इसी प्रकार आप इसकी भेदन क्षमता की यदि आप बात करते हो तो इनकी भेदन क्षमता भी अल्फा और गामा के बीच की कैटेगरी की होती है। इनकी जो भेदन क्षमता होती है ना, ये 1 सेंटीमीटर मोटी लोहे की एक प्लेट है, 1 सेंटीमीटर मोटी एक लोहे की प्लेट है, उसको पार कर सकते हैं, उसे पारगमित हो सकती है, उसको भेद सकते हैं। तो इनकी जो भेदन क्षमता होती है वो अल्फा की तुलना में 100 गुना होती है, जबकि गामा की तुलना में 1/100 गुना होती है। ओके, जस्ट रिवर्स, ऐसा ही अल्फा में था। तो इनकी जो भेदन क्षमता होगी अल्फा की तुलना में 100 गुना होगी और गामा की तुलना में 1/100 गुना होगी। एक बात की गांठ बांध लो कि आयनन क्षमता सबसे ज्यादा अल्फा के पास होती है, जबकि भेदन क्षमता सबसे ज्यादा गामा के पास होती है। बीटा इन दोनों के बीच की कैटेगरी का होता है, चाहे आप आयनन क्षमता की बात करो चाहे भेदन क्षमता की बात करो। ओके, नेक्स्ट अपने इसकी प्रॉपर्टी की बात करें तो इन कणों का जो वेग होता है वो प्रकाश के वेग का 1% से 99% तक हो सकता है। यानी कि जो भी बीटा कण किसी नाभिक से निकलेगा, एक ही नाभिक से बीटा कण यदि निकलते हैं बहुत सारे, तो बीटा कणों का वेग, उनकी ऊर्जा भिन्न भिन्न होती है। क्यों? क्योंकि उनका वेग है वो डिफरेंट है, तो उनकी ऊर्जा है वो अलग अलग, गतिज ऊर्जा जो है वो अलग अलग होगी, क्योंकि गतिज ऊर्जा वेग पे डिपेंड करती है 12mv² के कारण। तो फिर यहाँ पे निकलने वाले बीटा कण जितने भी हैं वो जरूरी नहीं कि सबकी ऊर्जाएं समान हो, प्रत्येक का वेग समान हो, नहीं, ऐसा आवश्यक नहीं है। प्रत्येक के लिए जो भी वेग होता है, जो गतिज ऊर्जा होती है वो भिन्न भिन्न होती है। और इसमें यहाँ से जो भी बीटा कण निकलते हैं उनके पास जो ऊर्जा होती है वो संतत होती है, कंटिन्यूअसली बढ़ती जाती है, लगातार बढ़ती जाती है। अतः इनका जो ऊर्जा स्पेक्ट्रम बनता है, क्या बनेगा? इनका जो ऊर्जा स्पेक्ट्रम होगा वो कैसा होगा? संतत होगा, कंटिन्यूअस होगा। ऊर्जा स्पेक्ट्रम कैसा होगा? कंटिन्यूअस होगा, सतत होगा। तो फिर इसके ऊर्जा स्पेक्ट्रम को यदि अपने बनाने की कोशिश करें तो भाई इसका ऊर्जा स्पेक्ट्रम जो है ना वो इस प्रकार से बनेगा। इस साइड में आप गतिज ऊर्जा लोगी, इस साइड में आप बीटा कणों की संख्या, तो इसका जो ऊर्जा स्पेक्ट्रम बनता है, सॉरी जो ग्राफ बनता है गतिज ऊर्जा और बीटा कणों की संख्या के मध्य, वो कुछ इस प्रकार का बनता है। यहाँ पे जो भी काइनेटिक एनर्जी आती है, गतिज ऊर्जा आती है, वो क्या होती है? मैक्सिमम होती है। तो बीटा कणों की संख्या और गतिज ऊर्जा के मध्य आरेख कैसा होगा? यानी कि जो बीटा कणों के लिए ऊर्जा स्पेक्ट्रम है वो कुछ इस प्रकार का बनने वाला है। तो ये होगा बीटा कणों के लिए इसका ऊर्जा स्पेक्ट्रम, जो कि बीटा कणों की संख्या और गतिज ऊर्जा के मध्य तैयार हुआ है। और इस पॉइंट पे जाकर के काइनेटिक एनर्जी वो मैक्सिमम आ जाती है, अधिकतम आ जाती है। तो कुल मिलाकर के बात ये हो गई कि एक ही नाभिक से जब बीटा कणों का निष्कासन होता है तो बीटा कणों को मिलने वाली जो ऊर्जा है वो संतत रूप से परिवर्तित होती है, कंटिन्यूअसली चेंज होती है। और प्रत्येक कण की ऊर्जा डिफरेंट होती है, क्योंकि इसका वेग जो होता है वो प्रकाश के वेग का 1% से लेकर 99% तक हो सकता है। अब यदि बात करें अपने नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, तो जो बीटा कण होते हैं वो भी फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करते हैं। ये भी फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करते हैं, अर्थात जिंक सल्फाइड युक्त पर्दे पर यदि इसका आपतन करवाया जाए तो ये चमक यानी कि प्रदीप्ति उत्पन्न करते हैं। तो ये इसके 8-9 गुणधर्म हो गए जिसको आप अच्छे से याद रखोगे। पहला क्या था कि बीटा कण 2 प्रकार का होता है, एक तो बीटा माइनस और एक बीटा प्लस। दूसरा क्या था कि प्रोटॉन की संख्या में इकाई परिवर्तन होगा जो भी नया नाभिक बनेगा उसके लिए। यदि बीटा प्लस अक्षय हो रहा है तो नए नाभिक में प्रोटॉन संख्या 1 कम हो जाती है, और माइनस अक्षय हो रहा है तो प्रोटॉन संख्या भी 1 में वृद्धि हो जाती है, और ये बाह्य विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित हो जाते हैं। और आयनन क्षमता इनकी मिडल की होती है अल्फा और गामा की तुलना में। अल्फा की तुलना में 1/100 गुना, यानी कि अल्फा से तो कम होती है, जबकि गामा से ज्यादा होती है और गामा का 100 गुना होती है। इसी प्रकार भेदन क्षमता अल्फा से 100 गुना और गामा से 1/100 गुना होती है। और इसका वेग जो होता है वो 1 से 99% तक हो सकता है प्रकाश के वेग का। और इनका जो ऊर्जा स्पेक्ट्रम होता है वो संतत होता है। तो ये ध्यान रखना, अल्फा कण का जो ऊर्जा स्पेक्ट्रम होता है वो विविक्त रेखीय होता है, जिससे ये स्पष्ट होता है कि
जो भी नाभिक है उनके विविक्त ऊर्जा स्तर होंगे, और बीटा कणों का जो ऊर्जा स्पेक्ट्रम होता है वो कैसा होता है, संतत होता है। ये इसका ऊर्जा स्पेक्ट्रम तैयार हो जाता है, और ये भी फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित कर सकते हैं, यानी कि जिंक सल्फाइड पर्दे पर ये चमक पैदा करते हैं। तो ये था अपने पास बीटा कणों का गुणधर्म। अब नेक्स्ट अपने पास होगा गामा किरणों का गुणधर्म। तो नेक्स्ट अपने बात करेंगे गामा के लिए। कल हमने बात की थी अल्फा क्षय और बीटा क्षय की, जहां पे गामा क्षय शेष बचा हुआ था, इसीलिए अपने सबसे पहले गामा क्षय को पढ़ते हैं, फिर उसके गुणधर्म को देखेंगे। तो अपने पास नेक्स्ट टॉपिक होगा गामा क्षय, कि ये गामा क्षय क्या होता है, किसे कहते हैं गामा क्षय। जब भी नाभिक का विखंडन होता है तो गामा किरणों का जो निष्कासन होता है, गामा कणों का जो निष्कासन होता है, उसके निष्कासन को ही गामा क्षय कहा जाता है। अब गामा जो कण होते हैं वो, या गामा किरणें जो होती हैं वो विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं, उदासीन कण होते हैं, फोटोन होते हैं, उदासीन कण होते हैं, जिनका विराम द्रव्यमान शून्य रहता है। तो गामा क्षय एक्चुअली क्या होगा, कैसे होगा? गामा क्षय केवल और केवल तभी होता है जब कोई भी नाभिक का विखंडन हुआ और नया नाभिक है वो पहले उत्तेजित ऊर्जा स्तर में जाएगा, फिर वो वापस मूल ऊर्जा स्तर में आएगा, तो ऊर्जा का निष्कासन करेगा, और वो ऊर्जा गामा किरणों या गामा कणों के रूप में होगी। जैसा कि हमने अल्फा किरणों के गुणधर्म में पढ़ा था कि नाभिकों के भी विविक्त ऊर्जा स्तर होते हैं, नाभिक भी उत्तेजित ऊर्जा स्तर से मूल ऊर्जा स्तर में संक्रमित होता है। तो क्या होता है कि जब भी एक नाभिक का विखंडन हो गया तो नया नाभिक उत्तेजित ऊर्जा स्तर में गया, जब वो मूल में आएगा तो ऊर्जा का निष्कासन करेगा, और उस केस में जो भी ऊर्जा निकलेगी वो गामा किरणों या गामा कणों के रूप में निकलेगी। तो इसका समीकरण सूत्र कैसा होता है? जो भी गामा क्षय होता है, गामा किरणों का निष्कासन होता है, उसका समीकरण सूत्र कुछ ऐसा होता है कि ZXA ये उत्तेजित ऊर्जा स्तर में है कोई भी नाभिक X, जब ये मूल में आएगा ZXA बनेगा, और साथ में गामा कण या गामा किरणों के रूप में ऊर्जा उत्सर्जित होगी। तो यहाँ पे ये उत्तेजित ऊर्जा स्तर में नाभिक और ये मूल ऊर्जा स्तर में आ चुका है, नाभिक में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, इसकी प्रोटॉन संख्या सेम है, द्रव्यमान संख्या सेम है, यानी कि जो भी नया नाभिक बनता है उसकी द्रव्यमान संख्या या प्रोटॉन संख्या पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता गामा क्षय के कारण। इसको अपने एग्जाम्पल के तौर पे समझने की कोशिश करें तो हम ऐसा कुछ कह सकते हैं कि अपने पास सपोज दैट 92 यूरेनियम 238 एक नाभिक है, इसका हमने विखंडन करवाया और अल्फा कण का निष्कासन करवा दें तो ये 90 थोरियम 238 बनेगा, साथ में एक अल्फा कण निष्कासित होगा। अब ये जो नया नाभिक थोरियम बना है, ये थोरियम उत्तेजित ऊर्जा स्तर में जाएगा, इसको स्टार लगा करके प्रदर्शित किया गया है कि उत्तेजित ऊर्जा स्तर में चला गया है। अब ये जो थोरियम है 90-234 जो कि उत्तेजित ऊर्जा स्तर में है, जब ये मूल ऊर्जा स्तर में आता है, कहाँ आता है? मूल ऊर्जा स्तर में, तो क्या होता है वो अपनी एनर्जी रिलीज करेगा, अपनी ऊर्जा का त्याग करेगा और मूल ऊर्जा स्तर में आ जाएगा। और उस केस में जो भी ऊर्जा निष्कासित होगी वो किसके रूप में होगी? गामा किरणों या गामा कणों के रूप में होगी। तो यहाँ जब नाभिक का विखंडन हुआ उस समय कोई गामा कण नहीं निकला, गामा कण तो तब निष्कासित हुआ है जब कोई भी नाभिक उत्तेजित ऊर्जा स्तर से मूल ऊर्जा स्तर में आया है, अर्थात इस प्रकार की समीकरण को उसने रिप्रेजेंट किया है, उस केस में गामा क्षय होता है। ओके, तो ये इसका समीकरण सूत्र और ये हो गया इसका एग्जाम्पल। ऊर्जा की बात करें तो जो भी ऊर्जा निकलती है उसको आप ऐसे काउंट नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे डेल एम परिवर्तन ही नहीं हुआ है। तो जो भी नया नाभिक बनता है उसके अंदर प्रोटॉन संख्या और द्रव्यमान संख्या में कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। तो ये अपने पास सिंपल गामा क्षय है। यदि अपने गामा जो भी कण निष्कासित हुआ है उसके गुणधर्म की यदि अपने बात करें तो फर्स्ट प्रॉपर्टी तो ये हो जाएगी, इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी कि जो भी गामा किरणें या गामा कण होंगे वो उदासीन होंगे, यानी कि उनके पास कोई भी आवेश नहीं होता। जो गामा कण होते हैं या गामा किरणें होती हैं वो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। ये क्या होंगी? विद्युत चुंबकीय तरंगे होंगी, उदासीन प्रकृति की होंगी, ये फोटोन के रूप में होती है। इनका जो विराम द्रव्यमान होता है वो शून्य होता है, फोटोन के रूप में होती है ये। ओके, तीसरी प्रॉपर्टी की यदि अपने बात करें तो उदासीन प्रकृति की होने के कारण यदि गामा कणों को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रख दें या चुंबकीय क्षेत्र में रख दें
तो यहाँ से ये विक्षेपित नहीं होती हैं, ये बिल्कुल सीधी निकल जाती हैं। यानी कि ये गामा किरणें हैं या गामा कण हैं, ये बाह्य विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित नहीं होंगे। नेक्स्ट यदि अपने प्रॉपर्टी की बात करें तो इनकी आयनन क्षमता, उससे पहले उसका वेग देख लेते हैं। ये जो वेग हमने कहा है कि ये तो फोटोन होते हैं, एक प्रकार से विराम द्रव्यमान शून्य होता है। फोटोन का वेग तो प्रकाश के वेग के तुल्य होता है, अर्थात इनका भी जो वेग होता है वो प्रकाश के वेग c के तुल्य होता है। यानी कि ये निर्वात में प्रकाश के वेग से गति करती हैं। नेक्स्ट यदि इसकी प्रॉपर्टी की बात करें तो इनकी जो आयनन क्षमता होती है वो बहुत कम होती है, क्योंकि ये चार्ज नहीं होता, इसके पास आवेश नहीं होता, तो इनकी जो आयनन क्षमता होगी वो बहुत कम होगी। ये किसी भी गैस को आयनित नहीं कर पाएंगी, उस गैस के अंदर विद्यमान जो भी इलेक्ट्रॉन है उसको बाहर नहीं निकाल पाएंगी। तो इनकी आयनन क्षमता जो होती है वो बहुत कम होती है। और इनकी आयनन क्षमता अल्फा की तुलना में तो 1/10,000 गुना और बीटा की तुलना में 1/100 गुना कम होती है। अब इसके लिए अपने भेदन क्षमता की बात कर लें तो इनकी भेदन क्षमता सबसे ज़्यादा होगी। कौन सी क्षमता? भेदन क्षमता। ये 30 सेंटीमीटर यानी कि 1 फुट मोटी कोई लोहे की प्लेट है, ठोस प्लेट है। आप 1 फुट मोटा लंबा चौड़ा लोहे की कल्पना कर लो, ठोस लोहे की, वो उसके अंदर से भी पारगमित हो जाती हैं। ये बहुत खतरनाक किरणें होती हैं, जो यदि मानव इनके ज़्यादा संपर्क में रहेगा तो कैंसर की संभावना उत्पन्न हो जाती है। वो कैंसर को जन्म देने वाली किरणें होती हैं, मानव के लिए बहुत ही हानिकारक किरणें होती हैं, मानव शरीर के अंदर से आसानी से पारगमित हो सकती हैं। इनकी भेदन क्षमता या भेदने की जो क्षमता होती है वो बहुत ज़्यादा होती है और इनकी भेदन क्षमता अल्फा की तुलना में 10,000 गुना जबकि बीटा की तुलना में 100 गुना अधिक होती है। और ये भी फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती है, जिंक सल्फाइड युक्त पर्दे पे ये चमक पैदा करती हैं। तो ये थे इनके कुछ गुण धर्म जिनको आप अच्छे से याद रखोगे। तो आज के लिए अपने पास अल्फा बीटा और गामा कणों के गुण धर्म थे। तो कल अपने बात करें किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।